हाय एंड वेलकम टू द पांडास सेशन एंड वेलकम टू द फादर हुसैन यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। आज का सेशन पांडास के सेशन के रिस्पेक्ट से हमारा लास्ट होगा, जो कि सेशन नंबर 9 होगा। तो वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। आप फादर हुसैन CS से सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आओगे, इस पर क्लिक करके आप इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे और वो तमाम वीडियोस जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स की हैं विद सेपरेट प्लेलिस्ट यहाँ पर मौजूद है। विद ईज़ आप इन तमाम को वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी कंटेंट रिलेटेड मटेरियल होगा, प्रेजेंटेशन स्लाइड जो मैं हर वीडियो सेशंस पे डिस्कस कर रहा होता हूँ, वो तमाम मेरे ब्लॉग पे मौजूद है। गूगल पे फादर हुसैन CS से सर्च करके आप ब्लॉग पे पहुँच सकते हैं और यहाँ से वो तमाम चीज़ें फ्रीली डाउनलोड कर सकेंगे। लिहाजा यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और इसी तरह की नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आप सीख सकें। तो आज का सेशन हमारा पैंडास पे लास्ट है, जहाँ पर हम एडवांस पैंडास में कैटेगोरिकल डेटा और कैटेगोरिकल डेटा की हैंडलिंग देखेंगे। इससे प्रीवियसली सेशंस जो हमारे 8 सीरीज़ में मौजूद हैं वो बड़े अहम हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग पे नमपाई देखा और नमपाई के बाद पैंडास की सीरीज़ को हमने स्टार्ट किया। तो पाइथन के बाद नमपाई और आज हमारा पैंडास का भी सेशन क्लोज हो रहा है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड के साथ हम मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की तरफ मूव हो सकते हैं, जो कि सेपरेटली मेरे प्लेलिस्ट पर मौजूद है। अगर आप मेरे प्लेलिस्ट पर आएँ तो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, पाइथन एंड इंक्लूडिंग नमपाई एंड NLP यहाँ पर मौजूद है, जो आप एक सीरीज़ के तहत तमाम चीज़ें आसानी के साथ सीख सकेंगे। तो लेट स्टार्ट। तो कैटेगोरिकल डेटा हैंडलिंग के लिए सबसे पहले हमने नमपाई और पैंडास को इंपोर्ट किया बाय यूजिंग नमपाई एंड NP एज अ एलियाज नेम, और उसके बाद हम एक सीरीज़ क्रिएट कर रहे हैं। तो सीरीज़, डेटा फ्रेम या फिर एक सिंपल वेरिएबल डिक्लेरेशन, वो तमाम चीज़ें हम स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहे हैं, लेकिन विथ ईज़ और स्मॉलेस्ट एग्जांपल के ज़रिए से हम क्रिटिकल से क्रिटिकल चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, ताकि इन फ्यूचर जब डेटा एनालिसिस या टाइम सीरीज़ एनालिसिस के लिए आपको उस काम करने की ज़रूरत हो तो आप बर वक्त आसानी के साथ इन चीज़ों को, इन फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ कर सकें। तो सीरीज़ में इस वक्त हमारे पास 4 नेम्स हैं, एप्पल, ऑरेंज, एप्पल एंड एप्पल अगेन, लेकिन यूनिक नेम यहाँ पर 2 हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई 2 करने का मकसद ये है कि ये 4 नेम्स कन्वर्ट हो जाएंगे 8 में। उसके बाद मैं इनकी वैल्यूज़ वेरिएबल के ज़रिए से प्रिंट करा रहा हूँ, फिर यूनिक वैल्यूज़ और उन यूनिक वैल्यूज़ का काउंट। तो मैंने एग्जीक्यूट किया एंड बाय एग्जीक्यूटिंग यू कैन ईजिली ऑब्जर्व दैट कि हमारे पास तमाम नेम्स आ रहे हैं। बाय यूजिंग मल्टीप्लाई बाय 2 ये 8 में कन्वर्ट हो गया, 0 to 7 इंडेक्स। यहाँ पर यूनिक्स नेम आ रहे हैं इसके, एप्पल एंड ऑरेंज, और उसके बाद उनका काउंट आ रहा है कि एप्पल हमारे पास 6 है एंड ऑरेंज की क्वांटिटी हमारे पास 2 है। बिल्कुल इसी तरह से आप चाहो तो 2 अलग अलग सीरीज़ को भी कंसीडर कर सकते हो इस काम के लिए, और एट लास्ट इन दोनों सीरीज़ को कंबाइन करके भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। लिहाजा इसके लिए मैंने एक वैल्यूज़ और एक डिम के नाम से सीरीज़ क्रिएट की है। उसके बाद उनकी वैल्यूज़ और डिम वेरिएबल को प्रिंट करवा रहे हैं। आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट इट एंड हियर इट इज़। आप देख रहे हैं कि जो नंबर्स हमने लिखा है उससे मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा हूँ तो ये 4 से 8 में कन्वर्ट होगा, और उसके बाद 2 नेम्स हैं जिनको वैल्यूज़ एंड डिम के ज़रिए से हमने डिस्प्ले करवाया, और उसके बाद ये जो डिम्स हैं जिसमें हमारे पास नेम्स मौजूद हैं और वैल्यूज़ में वैल्यूज़ मौजूद हैं, तो बाय यूजिंग टेक मेथड मैं इस डिम को वैल्यूज़ में यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, यानी ऑरेंज एंड एप्पल्स को उन वैल्यूज़ में इम्बेंड करवाना चाह रहा हूँ जो ऊपर अभी हमने 0 1 के फॉर्म पर लिया है। तो बाय यूजिंग दिस टेक मेथड आप देख सकते हैं वो तमाम 0 1 जो है एप्पल एंड ऑरेंज के फॉर्म के साथ यहाँ पर कन्वर्ट हो चुके हैं या फिर इम्बेंड होकर आकर शो होना शुरू हो चुके हैं। तो सबसे पहले हमने कैटेगोरिकल डेटा देखा, और इस कैटेगोरिकल डेटा के अंदर हमने कैटेगरीज वाइज चीज़ों को रिप्रेजेंट करना देखा सीरीज़ के ज़रिए से। इसके बाद हमारे पास कैटेगोरिकल टाइप्स एंड पैंडास में वही चीज़ें हम डेटा फ्रेम के ज़रिए से देखते हैं कि डेटा फ्रेम के ज़रिए से ये कैटेगरी कैसे बनेगी। तो वेरिएबल्स है हमारे पास एक फ्रूट के नाम से मल्टीप्लाई बाय 2, उसके बाद उसकी लेंथ देख रहे हैं, वेरिएबल n को हम मल्टीपल जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम इसकी साइज़ को डिफाइन कर सकें। तो डेटा फ्रेम के अंदर एज़ यूजुअल हम डिक्शनरी इस्तेमाल कर रहे हैं की वैल्यूज़ बेस पर, और उसके बाद हमने फ्रूट्स, बास्केट ID, काउंट, वेट का इस्तेमाल किया और कॉलम्स नेम बताए, और उसके बाद इस डेटा फ्रेम DF के ज़रिए से हम उसको हैंडल करेंगे। लिहाजा मैं पहला चंक एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक टेबुलर फॉर्म पर डेटा आ चुका है। जो कॉलम्स नेम थे और उनमें जो वेरिएबल्स हमने यूज़ किया है यहाँ पर np.arange और रैंडम सिलेक्शंस के ज़रिए से, वो तमाम बाय यूजिंग n मेथड या n पैरामीटर्स यहाँ पर, चूँकि लेंथ ऑफ फ्रूट है यहाँ पर काउंट हो रही है। तो जितनी भी लेंथ ऑफ फ्रूट्स की काउंट थे उसके मुताबिक वैल्यूज़ यहाँ पर आ चुकी हैं। अब यहाँ पर हम AS टाइप का इस्तेमाल कर रहे हैं। AS टाइप क्या मेथड है? AS टाइप मेथड एक्चुअली इज़ यूज टू कास्ट अ पैंडास ऑब्जेक्ट टू अ स्पेसिफाइड डेटा टाइप्स, यानी हम कास्टिंग करने के लिए किसी स्पेसिफिक डेटा टाइप के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। ऑल्सो AS टाइप फंक्शन
प्रोवाइड द कैपेबिलिटीज टू कन्वर्ट एनी सुटेबल एग्जिस्टिंग कॉलम टू कैटेगोरिकल टाइप, यानी कोई एग्जिस्टिंग कॉलम आपके पास मौजूद है और आप उसको कैटेगोरिकल टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हो तो भी आप उसके लिए एएस टाइप यूज़ कर सकते हो। तो इस वक्त अगर आप अपने ऊपर टेबल पर देखो तो यहाँ पर हमारे पास ये जो फ्रूट का कॉलम है ये, ठीक है ना, एप्पल एंड ऑरेंजेस जिसमें मौजूद है, उसको मैं एएस टाइप के जरिए से कैटेगरी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, यानी मैं आप उसको कैटेगोरिकल फॉर्म पे यूज़ करना चाहूँगा। और उसके बाद जब आप फ्रूट कैट को देखेंगे तो अब हमारी जो उस स्पेसिफिक कॉलम्स जो था ये फ्रूट का, वो यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर आना शुरू हो गया। और आप देखें एप्पल ऑरेंज एप्पल्स यहाँ पर बिल्कुल उसी तरह से आना शुरू हो गया, जो बिल्कुल स्टार्टिंग पे यहाँ पर बाय यूजिंग टेक डिम के जरिए से आ रहा था जब हमने 2 सीरीज़ का इस्तेमाल किया था, लेकिन इस वक्त ये चीज़ डेटा फ्रेम पे मौजूद थी। उसके बाद यहाँ पर मैं उनकी वैल्यूज़ में को डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ, तो वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाने के लिए मैंने डॉट वैल्यू यूज़ किया, प्रिंट करवाया, और उसके बाद मैं उसकी टाइप देख रहा हूँ कि ये जो सी वेरिएबल है एक्चुअली वो किस टाइप का है। तो जब मैंने फ्रूट्स को यहाँ पर डिस्प्ले करवाया तो जितने भी फ्रूट्स के 2 नेम हैं एक्चुअली वो बार बार जो रिपीट हो रहे हैं वो आ गए। और जब मैं इसकी टाइप देख रहा हूँ तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि एक्चुअली अब जो यहाँ सी वेरिएबल है वो कैटेगोरिकल टाइप्स में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है, कैटेगरीज को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सी की कैटेगरीज एंड सी के कोड्स दोनों यहाँ पर शो करवा रहा हूँ मैं। तो मैंने इसको भी एक साथ प्रिंट में क्लोज कर दिया ताकि दोनों चीज़ें एक साथ डिस्प्ले में आ सकें। लेट्स सी, तो सी डॉट कैटेगरीज एंड सी डॉट कोड्स एंड हेयर इट इज। आप कैटेगरीज में देख रहे हैं कि हमारे पास 2 कैटेगरी है, एप्पल एंड ऑरेंज, वही वैल्यू रिपीट हो रही थी, और उनके जो कोड्स हैं वो 0 एप्पल को रिप्रेजेंट कर रहा है और बाकी 1 जो है वो ऑरेंजेस को या एप्पल्स को रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ पर शो हो रहा है। इसी तरह से जिस तरह से मैंने यहाँ पर आप देखें टॉप पर इस जगह पर डीएफ फ्रूट और कैटेगरी को मैंने कॉल करके कैट में कॉल करवाया था, बिल्कुल वही काम हम डीएफ फ्रूट एएस टाइप कैटेगरी के लिए भी यहाँ पर कर रहे हैं। तो आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट सेम, तो मुझे दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, तो जस्ट इग्नोर इट। उसके बाद यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बनाया माई कैटेगरीज, और कैटेगोरिकल मेथड को यूज़ करते हुए हमने कुछ कैटेगरीज यहाँ पर डिफाइन की हैं, ठीक है। तो पी डी डॉट कैटेगोरिकल मैथड के ज़रिए से ये कुछ कैटेगरीज बन जाएंगी, ठीक है। तो माई कैटेगरीज जो वेरिएबल्स होगा इस वक्त यहाँ पर वो इन तमाम वेरिएबल्स को होल्ड करेगा और इन फ्यूचर हम उन वेरिएबल्स को आगे यूज़ कर पाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि जो वैल्यूज़ यहाँ पर रिपीट की गई हैं उस बेस पर हमारे पास 3 कैटेगरीज की बन रही है। तो जो 3 कैटेगरी है वो फू है, बार है और उसके बाद बाज है। तो ये 3 कैटेगरी हैं, बाकी वर्ड्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पर कैटेगरीज में उन्होंने 3 ऑब्जेक्ट वाइज शो कर दिए हैं। अब यहाँ पर उन्हीं 3 कैटेगरीज को मैंने एक लिस्ट के फॉर्म पे लिखा और अपने कोड्स डिफाइन किए 0, 1, 2, जिसको हम जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग वन हॉट इनकोडर कह सकते हैं, जिसके ज़रिए से हम अपने कैटेगोरिकल डेटा को 0, 1, 2, 3, 4, 5 में कन्वर्ट करते हैं, जो हम प्रीवियसली सेशंस पे देख चुके हैं, क्योंकि प्रीवियसली 2 सेशंस के अंदर हमने मिसिंग वैल्यू हैंडलिंग के नाम से टाइटल रखकर वहाँ पर सेपरेटली ये काम किया है, जहाँ पर हम पैंडास को भी यूज़ कर चुके हैं और scikit-learn को भी यूज़ कर चुके हैं। तो ये वो चीज़ें यहाँ पर डायरेक्टली लिखी गई हैं ताकि सिर्फ कैटेगोरिकल जो चीज़ें हैं उसको रिप्रेजेंट करवाई जा सकें। तो दोनों चीज़ें बनाने के बाद मैंने cd डॉट कैटेगरीज फ्रॉम कोड्स यूज़ किया है, क्योंकि मैं आप कोड को यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो मैंने कोड्स और कैटेगरी इन दोनों को यहाँ पर कैटेगरी को यूज़ किया और उसके बाद मैं अपने इस इंस्टेंस को रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ कि अब इन कैटेगोरिकल डेटा को उस कैटेगरीज के साथ किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जो नंबर्स हैं यहाँ पर 0, ये 0 इस फू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जहाँ जहाँ पर 0 मौजूद है वहाँ वहाँ वह फू आ रहा है, ये देखें जू, फू एंड फू। इसी तरह 2 यहाँ पर जो है वो इस वर्ड को रिप्रेजेंट करेगा, 1 जो है यहाँ पर बार को रिप्रेजेंट करेगा। तो जहाँ जहाँ पर बार मौजूद है वो 1 है और जहाँ पर 2 मौजूद है वो बाज है, क्योंकि 1 ही टाइम 2 इस्तेमाल हुआ है तो यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से हम अपने डेटा को कैटेगोरिकल वाइज कन्वर्ट करते हैं। आइदर आपके पास वो CSV या .dat या .txt की फाइल हो, आप उसके स्पेसिफिक कॉलम्स को लेकर बाय यूजिंग कैटेगोरिकल फ्रॉम कोड्स के जरिए से रिप्रेजेंट करवा के उसे मूव करवा सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि उसमें कितनी यूनिक वैल्यूज़ हैं, तो आप उसके मुकाबले में या उसके कंपैरिजन में रहते हुए उस नंबर्स से उसे रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद ऑर्डर्ड कैटेगोरिकल बनाने के लिए हमने यहाँ पर दोनों मेथड को यूज़ किया, लेकिन ऑर्डर्ड को यहाँ पर मैंने ट्रू कर दिया, यहाँ पर ऑर्डर यूज़ नहीं किया था। तो अब ये चीज़ें ऑर्डर्ड में कन्वर्ट हो गई और इस बेस पर आप देख रहे हो कि फू, बार, बाज यानी 0, 1, 2 यहाँ पर स्पेसिफिकली आ रहे हैं, कैटेगरी है उसके। आप चाहें तो इन वैल्यूज़ को आगे पीछे करके भी चेक कर सकते हैं, वो कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी तरह से आप चाहें तो एज ऑर्डर्ड मैथड के ज़रिए से भी ऑर्डर फॉर्म पे इसको ला सकते हैं, तो जो कि ऑलरेडी ही ऑर्डर्ड है, तो वो सारी चीज़ें हमारी आ रही हैं। तो 2 चीज़ें हमने देखी। सबसे पहले स्पेसिफिकली बाय यूजिंग
सीरीज़ ये काम कैसे किया जा सकता है कैटेगोरिकल डेटा में, और उसके बाद हमने देखा कि डेटा फ्रेम के ज़रिए से ये काम किस तरह से हो सकता है। अब कोई स्पेसिफिकली कोई कंप्यूटेशनल पावर्स या कंप्यूटेशनल वर्क है कैटेगोरिकल डेटा के अंदर, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम फर्दर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर सीड मेथड को इस्तेमाल किया गया है। व्हाट इज सीड मेथड? विद द सीड रीसेट एवरी टाइम द सेम सेट ऑफ द नंबर विल अपीयर एवरी टाइम। यानी अगर आपने सीड मेथड को रीसेट किया हुआ है तो हमेशा वो क्या होगा, सेम नंबर के कॉम्बिनेशंस के साथ आगे वैल्यू को देगा। इफ द रैंडम सीड इज नॉट रीसेट, डिफरेंट नंबर्स अपीयर विथ एवरी इनोवेशन। तो इनोवेशंस में जितने भी अलग अलग नंबर्स आएंगे रैंडम नंबर को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें वो वैल्यूज रिपीट नहीं होती हैं। तो इसीलिए हम रैंडम डॉट सीड यहाँ पर एक काउंट बताकर यूज़ करते हैं ताकि वो नंबर्स बार बार रिपीट ना हो सके। तो अब मैं यहाँ पर 1000 रैंडम नंबर को जनरेट कर रहा हूँ। अभी हम वेरिएबल को डिस्प्ले नहीं करवाते हैं बल्कि सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को। तो आप देख रहे हैं कि एक ह्यूज नंबर ऑफ क्वांटिटी में वो रैंडम नंबर जनरेट हो गए, और उसमें जो सीड्स की क्वांटिटी है वो इस बात को बता रही है कि जितने नंबर्स आए होंगे वो सारे के सारे यूनिक ही होंगे क्योंकि हमने सीड को यहाँ पर कॉल किया है। बाकी आप स्पेसिफिकली इंडेक्स को चाहें तो वो कर सकते हैं, वो मैंने उससे हटा दिया। उसके बाद हम यहाँ पर बिन्स इस्तेमाल कर रहे हैं बाय यूजिंग क्यू कट मैथड। ठीक है, अब ये क्यू कट मैथड हमारे वेरिएबल्स को या डेटा को किस तरह से रिप्रेजेंट करेगा, वो उसे क्वांटाइल बेस्ड डेटा में रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि जिस तरह से विजुअलाइजेशन या ग्राफिकली हम डेटा की रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वहाँ पर कॉलम्स होता है और इसी तरह क्वांटाइल बेस्ड डेटा की रिप्रेजेंटेशन होती है। तो वहाँ पर हम क्वांटाइल बेस्ड अगर डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आप उसकी क्वांटिटी बताते हो जैसे यहाँ पर बताया गया, और उसके बाद जो स्पेसिफिकली आपका डेटा है जो अभी हमने टॉप पर देखा है वेरिएबल डेटा के ज़रिए से, सॉरी ड्रॉ के ज़रिए से, उसी ड्रॉ को हम यहाँ पर यूज़ करते हुए उसके क्वारंटाइन डिवाइड कर रहे हैं बिन्स में। तो इस बेस पर जब मैंने बिन्स को रिप्रेजेंट किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि उसकी कैटेगरी 4 क्वांटाइल में कन्वर्ट हो चुकी है 4 पार्टीशंस पे, और उसके इंटरवल्स यहाँ पर वैल्यूज़ की आ रही हैं। ठीक है, ये तमाम वैल्यूज़ के इंटरवल्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह जिस तरह मैंने ऊपर क्वार्टाइल की डिस्कशन की है, तो अब मैंने उसकी लेबलिंग कर ली कि 4 क्वार्टाइल्स जब उसके बनेंगे तो फर्स्ट का नाम Q1 होगा, Q2 होगा, Q3 एंड Q4। दैट इज स्पेसिफिकली डिस्क्राइब फ्रॉम द स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट। होपफुली आपको पता होगा कि स्टैटिस्टिक के अंदर क्वार्टाइल, मीन, सेंट्रल टेंडेंसीज, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो उसी डेटा को हम क्वार्टाइल बेस पे यहाँ पर कन्वर्ट कर रहे हैं और उसकी हमने लेबलिंग दे दी। तो इस लेबलिंग्स पे हम बिन्स को भी देख रहे हैं और साथ ही साथ स्पेसिफिक किसी कोड्स के कॉलम्स को भी देख रहे हैं। तो मैंने इस चंक को एग्जीक्यूट किया तो आप देख रहे हैं कि जो डेटा की रिप्रेजेंटेशन है कैटेगोरिकल में वो 1 2 3 यहाँ पर आ रही है, जबकि ऊपर हमारे पास Q1, Q2, Q3 एंड 4 भी मौजूद है जो डेटा को क्वार्टाइल बेस पे डिस्क्राइब कर रही है स्पेसिफिक लेंथ में, जबकि नीचे जो कैटेगरी है वो स्पेसिफिक किसी कॉलम की है, जो भी आप चाहें वो उसको रिप्रेजेंट करके देख सकते हैं। उसके बाद फिर हमने सीरीज़ के ज़रिए से ये काम किया। आप देख रहे हो pd.series के ज़रिए से, क्योंकि हम डायरेक्टली पहले क्यू कट के ज़रिए से इन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, अब हम सीरीज़ के ज़रिए से कर रहे हैं ताकि डेटा जो है 1 डायमेंशनल वे पर है। तो नेम हमने क्वार्टाइल रखा, और सेकंड रिजल्ट के अंदर आप देख रहे हो ग्रुप बाय हमने इस्तेमाल किया है। अपने बिन्स को हम ग्रुप कर रहे हैं और एग्रीगेशंस भी यहाँ पर मौजूद है काउंट, मिन और मैक्स की। ठीक है, जो सेंट्रल वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रही होती है, और एट लास्ट हम रीसेट इंडेक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब जो हमारा रिजल्ट वेरिएबल होगा वो ओवरऑल इस बिन्स को और रिजल्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर क्वार्टाइल के अंदर हमारा जो है वो Q1, Q2, Q3 एंड Q4 आ गया। काउंट वैल्यूज़ आ रही हैं, इनमें मिनिमम और मैक्सिमम क्वांटिटी आ रही है जो कि रैंडम रिजल्ट्स को यूज़ कर रही है, जो हम ओवरऑल ऊपर से इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। रिजल्ट क्वार्टाइल को अगर आप सिर्फ स्पेसिफिकली किसी कॉलम को देखना चाहते हैं तो Q1, Q2, Q3 एंड Q4 आ गया। इसी तरह से आप चाहें तो काउंट, मिन और मैक्स को भी देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से बाय जस्ट रिप्लेसिंग द पैरामीटर इनसाइड द सिंगल कोटेशन। देन फर्दर बेटर परफॉर्मेंस विद कैटेगोरिकल डेटा बाय यूजिंग पांडास, जिसमें आप परफॉर्मेंस अगर बेहतर कराना चाहते हो अपने कैटेगोरिकल डेटा में, तो उसमें आप अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करवा सकते हो, लेबलिंग कर सकते हो, उन लेबल्स को फर्दर आगे डिस्क्राइब कर सकते हो बाय यूजिंग लैम्डा एक्सप्रेशन, टाइम एक्सप्रेशंस या टाइम मेथड। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या किया, एक n की एक लार्ज वैल्यू ली ताकि उन लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज़ के ज़रिए से मैं एक लॉन्ग नंबर्स ऑफ सीरीज़ पर एक बेसिक सीरीज़ क्रिएट कर सकूं। और उस सीरीज़ में आप देख रहे हो कि लेबलिंग के लिए मैंने उस n को डिवाइड किया है 4 से, और जो भी उसकी वैल्यू आएगी वो इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी और उन्हीं लेंथ के बिहाफ पर सीरीज़ की लेबलिंग कहला जाएगी। यानी सीरीज़ पर जिस तरह से हम डेटा फ्रेम पर इंडेक्सिंग कर रहे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हमने यहाँ पर भी सीरीज़ पे यही काम कर लिया। लिहाजा इस बेस पर अगर मैं
इसे एग्जीक्यूट करूं और उसके बाद हम इसकी कैटेगरी डिसाइड करें, ठीक है, क्योंकि ड्रॉ के अंदर हमारे पास स्पेसिफिक सीरीज ऑफ नंबर है और लेबलिंग पे लेबल्स के नाम है। तो मैं चाहता हूं कि इन दोनों को भी एक साथ हम यहाँ पर डिस्प्ले करवा दें जस्ट फॉर द कंफर्मेशन अबाउट। तो ड्रॉ, ठीक है, इसी तरह से लेबल्स and let's see, I'm going to execute it. Now here it is, you can see that the long numbers now from the starting and the ending values, and then the overall labeling of these numbers, ठीक है। तो overall labelings हो गई by using divide and multiply these numbers. देन उसके बाद हम सेम कैटेगरी इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, बाई कैटेगरीज बना रहे हैं लेबल्स की कैटेगोरिकल फॉर्म पे, ताकि वो नंबर्स के फॉर्म पे रिप्रेजेंट करे उसे। तो अब हमारे पास जो कैटेगरीज होगी वेरिएबल, वो हमें ओवरऑल कैटेगरी रिप्रेजेंट करके दिखाएगी। तो मैंने डायरेक्टली इसे इनक्लोज किया इनसाइड द प्रिंट बॉडी, एंड हियर इट इज़, यू कैन सी दैट कि रिप्रेजेंटेशन इसकी कैटेगरी में किस तरह से हो रही है बाय यूजिंग नंबर्स। तो बिल्कुल सेम चीज़ें जो हमने स्टार्टिंग में कैटेगरी की, अब वो हम सीरीज़ के ज़रिए से भी कर रहे हैं, और अब हम उसकी मेमोरी यूजेज भी देख सकते हैं कि लेबल में कितनी मेमोरी यूजेज हो रही है और कैटेगरीज में कितनी हो रही है। तो आई एम गोइंग टू इनक्लोज इट नाउ, प्रिंट, ओके, एंड हियर वी गो, लेट्स सी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेमोरी कंजम्पशन है वो बिट्स के फॉर्म पर एक ह्यूज नंबर्स को यहाँ पर ले रही है। ज़ाहिर सी बात है, हमारे पास क्वांटिटी ऑफ डेटा भी काफ़ी है, तो उस बेस पर ये हमें क्वांटिटी फॉर्म पर दिखा रही है मेमोरी की यूजेज। और इसी तरह से आप उसको टाइम बेस पर भी कैटेगराइज कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज अगर आप करना चाहें। तो यहाँ पर जो परसेंट टाइम इस्तेमाल हो रहा है वो टाइम के लिए हो रहा है कि हाउ मच टाइम इट्स कवर्ड टू एग्जीक्यूट the overall work based on the labels and categories. तो अगर आप इस टाइम बेस्ड वेरिएबल को एग्जीक्यूट करो बाय यूजिंग कैटेगरी, तो यहाँ पर सीपीयू में यूजर्स को, सिस्टम्स को ओवरऑल कितना टाइम लग रहा है बाय यूजिंग वॉल टाइम, वो ओवरऑल टाइम हमें यहाँ पर कैटेगरी वाइज शो होकर दिख रहे हैं बाय यूजिंग वेरिएबल लेबल्स। उसके बाद कैटेगोरिकल्स के कुछ मेथड्स हैं, उन मेथड्स में आप अपने सीरीज़ को डायरेक्टली कैटेगरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपलेट फॉर्म में जो हमने स्टार्टिंग पे भी किया था। तो ये वही चीज़ें हैं, AST टाइप के अंदर कैटेगरी बनी और उस डेटा की कैटेगरी आ गई। 4 कैटेगरी यहाँ पर बन रही है, क्योंकि जो सीरीज़ में वैल्यू हैं वो 4 हैं, वो मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहे हैं। उसके बाद इन दोनों के कोड्स एंड कैटेगरीज, बिल्कुल स्टार्टिंग में वही चीज़ों को हमने यहाँ पर रिकॉल किया हुआ है, ताकि जो स्टार्टिंग में चीज़ें रिप्रेजेंट हुई हैं वो हमें दोबारा से रिकॉल होते हुए दिखें। उसके बाद सेट कैटेगरीज कर रहे हैं हम एक्चुअल कैटेगरीज में से, यानी ये एक्चुअल कैटेगरी है और उसके बाद हम सेट कैटेगरी उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब हमारे पास cat_s2 जो है वो आप देखें एक्चुअल कैटेगरी में आ चुका है, ABCDE तक, और E के बाद जो है उन वैल्यूज़ को वो वही वाला यूज़ कर रहा है जो एक्चुअल में मौजूद था। तो इसके ज़रिए से हमारी कैटेगरी सेट हुई और यहाँ पर वो ओवरऑल ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं जो हमने एक्चुअल कैटेगरीज के अंदर लिखी थी। उसके बाद इनके काउंट्स हैं cats_s के और s2 के, क्योंकि s पहला था, s2 जो है वो इनिशियल कन्वर्ट करने के बाद का है। तो यहाँ पर उनके काउंट्स आ रहे हैं सबके कि A कितने दफ़ा है, B कितने दफ़ा है या E कितने दफ़ा है। और उसके बाद इज़ इन मैथड यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस इज़ इन के ज़रिए से क्या होगा कि जो एक्चुअल आपके पास cat_s3 वेरिएबल है, ये cat_s को यूज़ कर रहा है, और बाय यूजिंग sn ये स्पेसिफिकली वैल्यू को फिल्टर करेगा उस वेरिएबल से जिसका नाम cat_s है। आप कॉलम वाइज भी करा सकते हैं और रॉ वाइज भी करवा सकते हैं। तो वो A और B इज इन उसमें मौजूद है फिल्टरिंग में या नहीं है, वो चीज़ें आपको रिमूव कर फिल्टर करके लाकर यहाँ पर देगा। तो पहली चीज़ मैंने उसको फिल्टर करके डिस्प्ले करवाया और उसके बाद मैं उससे रिमूव करा रहा हूँ अनयूज्ड कैटेगरीज, जो कैटेगरी यूज़ नहीं है उसको आप रिमूव कर दो। तो दोनों चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप देख रहे हो यहाँ पर A और AB यहाँ पर मिल रहा है हमें, तो कोई भी अनयूज नहीं है, सारी चीज़ें आ रही हैं और वही चीज़ें हमें यहाँ पर रिमूव होने के बाद भी मिल रही हैं। अगर वहाँ पर कोई कैटेगरी अनयूज होगी तो वो उसको वहाँ पर रिमूव कर देगा, और अगर नहीं हो रही होगी तो वो उसको वैसे ही छोड़ देगा जो जिस तरह से आउटपुट में ज़रूरत होगी। उसके बाद हमारे पास डमी वेरिएबल्स फॉर मॉडलिंग है। हमने प्रीवियस सेशंस पे भी देखा था जब हम वन हॉट इनकोडिंग कर रहे थे। तो डमी वेरिएबल्स की ज़रूरत हमें नॉर्मली उस वक्त पड़ती है जब हमारे पास कोई स्ट्रिंग बेस्ड वैल्यू होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी तक हम जितनी कैटेगरी वाइज चीज़ों को हैंडल करते हुए आ रहे हैं, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग मैं स्नैपिंग टूल से उसे अगर रफली समझाऊँ तो अगर हमारे पास कुछ सिटीज़ के नेम है, जिस तरह से अभी आप देख रहे हो कि A और B C इसी तरह से नाम बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इनके वन हॉट इनकोडिंग के ज़रिए से इनकी लेबलिंग हो रही। तो लेबलिंग में जहाँ अगर 1 को रिप्रेजेंट किया है तो ये 1 आ जाएगा, ये 2 और ये 3 आ जाएगा, और
3 आ जाएगा। और इसी तरह से जो फर्दर चीज़ें इस्तेमाल नहीं हो रही होंगी, अभी तो हम उससे देख ही चुके हैं कि वो उसको रिमूव करवा सकते हैं अनयूज को, तो वो हम कर सकते हैं। तो डमी वेरिएबल्स के ज़रिए से क्या होता है कि कैटेगोरिकल डेटा हम हैंडल कर सकते हैं, और इन फ्यूचर अगर आप रिग्रेशन पे, टाइम सीरीज एनालिसिस पे, क्लासिफिकेशन पर, क्लस्टरिंग पे उसे इस्तेमाल करना चाहें तो आपका डेटा क्लीन प्रोसेस से गुजर चुका होगा, और चांसेस ऑफ गुड परसेंटेज या गुड एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस बिफोर क्लीनिंग द एक्चुअल डेटा सेट। तो यहाँ पर हमारे पास पी डी एक सीरीज़ है जिसको हम 8 रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय यूजिंग 4, और उसमें डेटा टाइप कैटेगरी इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके बाद आप देखो मैं इसमें गेट डमीज इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी डमी वेरिएबल्स इन चारों के लिए, ठीक है। तो लेट्स सी, मैंने एग्जीक्यूट किया और अब हमें यहाँ पे प्रॉपर्ली समझ में आएगा। देखो, अगर आप इस चीज़ को इमेज से स्नैप पे लो ना, तो हमारे पास यहाँ पर 3 कैटेगरी है। तो अगर मैं ये शो करवाना चाहता हूँ इस तरह से कि ए, बी और सी, तो यहाँ पर 1 लिखने का मतलब ये है कि इस रॉ में ये 1 है लेकिन बाकी दोनों 0 है। बाकी दोनों 0 की वजह ये है कि ये वाली चीज़ 1 होगी तो तभी तो बाकी चीज़ें नहीं हो सकती मुमकिन, ठीक है। इसी तरह से सेकंड में 2 लिखा हुआ है तो ये 1 हो जाएगा, बाकी दोनों 0 हो जाएंगे। तो ये जो सिलेक्शंस हो रही हैं वैल्यूज़ की, इसे हम डमी वेरिएबल्स रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, जो बाय यूजिंग गेट डमीज के जरिए से यहाँ पर मुमकिन हुआ। इसी तरह एट लास्ट हमारे पास कुछ ग्रुप आए हैं एडवांस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, जिसमें हम अनरैप्ड करते हैं अपने डेटा को। तो एक्चुअल हमारे पास एक डेटा फ्रेम है जिसमें की मौजूद है, वैल्यूज़ मौजूद है, और आप देखें बाय यूजिंग जी वेरिएबल मैं उसको की के ज़रिए से ग्रुप बाय कर रहा हूँ। तो जस्ट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग जस्ट एग्जीक्यूट डी एफ नाउ। तो आप यहाँ पर डी एफ देख रहे हो जो हमारा एक्चुअल डेटा फ्रेम है। मल्टीप्लाई बाय 4 का मतलब है कि 12 एलिमेंट यहाँ पर होंगे, तो 0 to 11 हमारे 12 एलिमेंट हो गए। उसके बाद अगर आप जी को देखो और जी के मीन को देखो तो दोनों चीज़ें आप देख सकते हैं। तो मैं पहले जी को रिप्रेजेंट करवाता हूँ आपको, और उसके बाद जी का जो भी मीन होगा, ठीक है, विच मीन सेंट्रल टेंडेंसीज, वो यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा। तो जी की एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर हमें दिख रही है कि वो क्या है, और ये इसकी मीन वाइज वैल्यूज़ आ रही हैं जो यूनिकली यहाँ पर की के रिस्पेक्ट से दिख रही हैं। और आप एट लास्ट चाहें तो लैम्डा एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हुए भी आप अपने वैल्यू को मज़ीद प्रिसाइज कर सकते हैं, स्पेसिफिकली इंडेक्स के लिए या स्पेसिफिकली कॉलम के लिए। तो लैम्डा एक्सप्रेशन के ज़रिए एक्स के ज़रिए से मैंने मीन मालूम किया और उसके बाद ट्रांसफॉर्म मीन डिस्प्ले करवा रहा हूँ। इसी तरह वो मीन्स अगर आप स्पेसिफिकली एक्स की हर वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हुए यूज़ करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल वो भी कर सकते हैं, और उसे नॉर्मलाइज भी करवा सकते हैं। तो लास्ट चंक ऑफ कोड के ज़रिए हम यही कर रहे हैं कि उसको या तो ट्रांसफॉर्म के ज़रिए से सिंपली लैम्डा एक्सप्रेशन पर मालूम कर रहे हैं, या हम उसकी रैंकिंग को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करके यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो लैम्डा एक्सप्रेशन को यूज़ किया नॉर्मलाइज मेथड के ज़रिए से, स्टैंडर्डाइजेशन जिसको हम कहते हैं, स्टैंडर्डाइज करना अपने डेटा को। स्टैंडर्डाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो कुछ डेटा सेट हमारे पास इस तरह से होते हैं कि उसके अंदर जो आउटलायर्स हैं उनकी क्वांटिटी काफ़ी क्रिटिकल होती है। जैसे मैं कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो अभी तक जो लैम्डा एक्सप्रेशन के ज़रिए से हमने ऊपर मालूम किया है उसमें या तो हम किसी स्पेसिफिक कॉलम का एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर रहे हैं या उसके स्पेसिफिक वैल्यू को कॉलम वाइज सबसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे मल्टीप्लाई बाय 2 का मतलब है तमाम वैल्यू मल्टीप्लाई होती रहेगी 2 से और वो कन्वर्ट होती रहेगी। लेकिन जब यहाँ पर लास्ट में हमने नॉर्मलाइज के नाम से मैथड बनाया है, यहाँ पर हम मीन जो एक्स की जो भी वैल्यू है उसको उस ओवरऑल वैल्यू से मीन से माइनस कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन से। तो जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ये मैथ्स बिहाइंड पे मौजूद है। ये स्टैंडर्डाइजेशन आपको आपके पूरे ओवरऑल डेटा सेट को -1 से +1 या फिर 0 से 1 के दरमियान कन्वर्ट कर सकता है। यानी 0 से 1 के दरमियान का मतलब ये है कि ये 0.1 हो गया, 0.9 हो गया, 0.7 हो गया, 0.31 हो गया, 0.57 हो गया, या फिर -1 से +1 के दरमियान वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी। जब ये कन्वर्जन 0 से 1 या -1 से +1 के दरमियान होगी तो मॉडल की एक्यूरेसी ग्रेट आने की, अच्छे आने की चांसेस और ब्राइट होंगे, और हमारा मॉडल जो है वो मज़ीद बेहतर से बेहतर वर्क कर पाएगा। और ये तमाम जो चीज़ें हैं, सिलेक्शंस हैं, ये मॉडलिंग अप्लाई करने से पहले ही की हैं। यानी आप अपने डेटा को जितने नॉर्मलाइज करोगे, जितना बेहतर करोगे, उतना ही आपका डेटा जो है वो बेहतर तरीके से इन फ्यूचर काम कर सकेगा। और एट लास्ट फिर हमने नॉर्मलाइज वैल्यू को यहाँ पर डिस्प्ले करवाया हुआ है। तो मैंने एग्जीक्यूट करने के बाद इसको एग्जीक्यूट करवाया, यहाँ पर नॉर्मलाइज फॉर्म पे आप देख रहे हैं -1 से +1 के दरमियान आ गया, और उसके बाद हम उसके मीन को और स्पेसिफिक इंडेक्स वैल्यू को डिस्प्ले करवा रहे हैं, एंड दैट्स इट, नॉर्मलाइज्ड वैल्यू, हियर इट इज।
तो ये नॉर्मलाइज वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। और उसके बाद ग्रुप बाय टाइम रीशेपिंग है, इसकी इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, ये टाइम के लिए है, लेकिन जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर हमने टाइम्स को यूज़ किया है स्पेसिफिकली और उस पर डेटा फ्रेम बना रहे हैं और इस डेटा फ्रेम को रिप्रेजेंट करवा रहे हैं बाय यूजिंग फ्रीक्वेंसी 1 मिनट। तो 1 मिनट की फ्रीक्वेंसी है, टाइम एंड ईयर्स यहाँ पर मौजूद है और उनकी वैल्यूज़ हैं। इन वैल्यूज़ को हम सेट कर रहे हैं, रीसैम्पल कर रहे हैं 5 मिनट्स में और इनका काउंट मालूम कर रहे हैं। और उसके बाद आप डेटा फ्रेम को जिस तरह से भी चाहें इन फ्यूचर इस्तेमाल करते हुए यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने नीचे बनाया। तो इस तरह से इस ओवरऑल सेशंस के अंदर हमने कुछ एडवांस टॉपिक को डिस्कस किया कि पैंडास में एडवांस टॉपिक कैटेगोरिकल डेटा में क्या है बाय यूजिंग सीरीज एंड डेटा फ्रेम। फिर हमने कैटेगोरिकल डेटास को हैंडल किया, उसके कंप्यूटेशनल इश्यूज़ को देखा कि कंप्यूटेशनल इश्यूज़ उसको कैसे टैकल किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें हमने देखी। नेक्स्ट सेशन पे अब हमारा एक न्यू कोर्स स्टार्ट होगा। ये पैंडास का जो सेशंस था वो यहाँ पर एंड होता है, तो ये सारी चीज़ें होपफुली आपको क्लियर होंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन पे आपसे फर्दर चीज़ों के हवाले से फिर मुलाकात होगी एक न्यू कोर्स में, न्यू चीज़ों में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले। और अब नेक्स्ट एक कंप्लीट कोर्स में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू।